2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो हम बात कर रहे थे साइंस के रेफरेंस में कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मनुष्य की पाचन क्रिया। उसी की देखिए हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं। और आज हम जो बात करेंगे कि डाइजेशन इन माउथ के स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक, यानी कि आमाशय में पाचन। ठीक है बच्चों, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो पहले वो इससे पहले की क्लासेस देख ले तो बेहतर है उसके लिए। चलिए गाइस, तो हम बात करें कि देखिए डाइजेशन इन स्टमक यानी कि आमाशय में पाचन। बच्चे, आमाशय में पाचन के रेफरेंस में बहुत सारी बेसिक टर्म हैं जिनको हमें सीखना पड़ेगा पहले। चलिए वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करें किसके, स्टमक के बारे में। चलिए बच्चे, तो अब हम यहां से देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूं कि ऐसा समझ लीजिए कि ये जो डायग्राम किस तरह का डायग्राम है। देखिए बच्चे, लाइक दैट इज, ये डायग्राम मान लो। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो ये आप क्या हो गया, माउथ। ये जो डक्ट है ये वाली, ये डक्ट है आपकी ये वाली, और ये जो इतना डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, तो ये डायग्राम हमारा ये वाला है। और ये जो मैंने लास्ट में जाकर जोड़ दिया लाइक दैट इज, ये यहाँ पे जोड़ दिया ऐसे। तो ये आप किस तरह से देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया से लाइक दैट इज, समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए फिलहाल तो अब आपको समझ में आ गया ये जो डायग्राम किस तरह से मैंने यहाँ से उठाया है, आपको केवल अच्छे से बेहतर तरह से समझाने की वजह से। तो अब हम बात करेंगे, चलिए यहाँ से सबसे पहले ये बात करो कि बच्चे हमारे गले में यहाँ पे एक बाल है जिसका नाम है एपिग्लोटिस बाल। जितने भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो एपिग्लोटिस की जगह पर एपिग्लोटिस होगा, बस बाल की जगह पर हिंदी में कपाट वर्ड आ सकता है, यानी कि एपिग्लोटिस कपाट या एपिग्लोटिस बाल, एक दोनों सेम ही मतलब है। कहाँ पाया जाता है ये, गले में। चलिए गाइस, आपने ये भी सीख लिया कि सर एपिग्लोटिस जो बाल है ये कहाँ पर होता है, हमारे गले के अंदर। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि हमारे गले से अंदर हमारे बॉडी में दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता जाता है हमारा आमाशय में और एक रास्ता जाता है लंग्स में, फेफड़ों में। बात समझ में आ गई यहाँ से। लेकिन हम पाचन क्रिया पढ़ लें तो वो रास्ता हम स्टडी करने वाले हैं जो रास्ता हमारे गले से कहाँ पर जाता है, आमाशय में, स्टमक में। ठीक है, यानी कि अब ये जहाँ पर क्या है कि बच्चे ये है आपका फूड पाइप यानी कि भोजन नली। अगर आप भोजन नली के बारे में बात करेंगे तो इसका देखिए बायोलॉजिकल जो नेम है भोजन नली का, तो इसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। क्या नाम है बच्चों उसका, ओइसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। तो गाइस, आपने सीख लिया कि सर पहली चीज क्या सीखी आपने कि ये जो रास्ता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, फूड पाइप यानी कि भोजन नली, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या है हमारे पास में, ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नली। यानी कि ग्रास नली को ही हम भोजन नली कहते हैं। और इसकी लंबाई कितना होती है बच्चों, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। इसमें इंटरेस्टेड कहानी यहाँ से ये है कि जो ग्रास नली बच्चों, यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता, यानी कि मनुष्य की ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती। ठीक है बच्चों, अगला स्टेटमेंट,
यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ये मैं जो डॉट बना रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए जो ये डॉट बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मुकस ग्लैंड्स होती है, हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा ग्रंथि। अब ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती है बच्चों, यहां से श्लेष्मा बनाती है, श्लेष्मा सिक्रेट करती है, सिक्रेट का मतलब निकालती है, यानी कि ऐसा मान लो एक तरल पदार्थ निकलता है चिकना टाइप का, जिसकी वजह से, जिससे आसानी से भोजन क्या हो बच्चों, आसानी से क्या हो जाए, हमारे स्टमक में चला जाए। अब यहां से क्या सीख लिया आपने, अब पहली चीज शुरुआत से समझाता हूं आपको। ये पता चला था एपिग्लोटिस जो बाल है कहां पाया जाता है, गले में पाया जाता है। गले से अंदर कितने रास्ते जाते हैं, 2 रास्ते। एक हमारा रास्ता ये वाला है जिसको हम क्या कहते हैं, ओइसोफेगस ग्रासनली, जो किसको जोड़ता है, अमाशय को। एक रास्ता और होता है जिसको हम ट्रोसिया कहते हैं, वो लंग्स को जोड़ता है, फेफड़ों को। लेकिन अभी हम किसके बारे में, अमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप ये एपिग्लोटिस बाल का काम क्या है, इसका रोल क्या है, तो एपिग्लोटिस बाल का काम ये है, जब आप सांस लेंगे तो वो इस वाले रास्ते को बंद कर देता है, जिससे कि आप जो सांस लें में वो कौन से रास्ते पे चली जाए, लंग्स वाले रास्ते पे। और जब आप भोजन को निगलते हैं तो ये बाल क्या काम करता है बच्चे, दूसरे रास्ते को बंद कर देता है, यानी कि सांस वाले रास्ते को बंद कर देता है, जिससे भोजन आसानी से कहाँ पर चला जाए, अमाशय के अंदर। तो एपिग्लोटिस बाल का काम समझ में आ गया। उसके बाद में फूड पाइप, क्वेश्चन आता है आपसे, मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने वाली डक्ट को किस नाम से जानते हैं, भोजन नली या फिर ग्रास नली या फिर ओइसोफेगस। बात समझ में आ गई, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता। सर इसी जो ग्रास नली है, जो भोजन नली है, इसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जहां से क्या बनता है, क्या निकलता है, श्लेष्मा निकलता है। श्लेष्मा सर एक तरल चिकना पदार्थ होता है जो भोजन को आसानी से निगलने में मदद करता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। कई दफ़ा क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए राइस का, कोई भी चावल का पार्टिकल अगर आपके इस रास्ते में रुक जाए तो आपको क्या आना स्टार्ट हो जाएगी, हिचकी। यानी कि हिचकी का आना ये मतलब नहीं कि आपको वो याद कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। तो यानी कि हिचकी का आना का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आपका इस ट्रैक में कुछ भी अगर रुक जाएगा तो भी हिचकी आती है। तो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही भोजन, अभी भोजन कहां पर पहुंच गया बच्चों, अमाशय में भोजन पहुंच गया। अब जैसे ही अमाशय में भोजन पहुंचता है तो वैसे ही क्या होता है कि बच्चों अमाशय में होती हैं कुछ पाइलोरिक ग्रंथियां। उदाहरण के तौर पर ऐसा मान लीजिए ये जो मैंने बनाया है, जबकि एक्चुअल में ऐसा डायग्राम नहीं होता, केवल मैंने आपको समझाने की वजह से बनाया। तो जो ऐसा मानना है आपने कि ये क्या है बच्चों, ये है आपकी, चलिए इसको इधर समझते हैं, ये है पाइलोरिक ग्रंथियां, या इसको कह सकते हैं आप जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां। ठीक है, ये नाम है ऐसी, नॉर्मल समझ लीजिए। हमारा क्या है कि कुछ पाइलोरिक या जठर ग्रंथियां होती है, तो इन पाइलोरिक ग्रंथियों से या जठर ग्रंथियों से क्या होता है बच्चों, एक तरल पदार्थ निकलता है। इनसे क्या हो रहा है, तरल पदार्थ निकल रहा है, इनसे एक तरल पदार्थ निकल रहा है, और उसी तरल पदार्थ को हम क्या कहेंगे, इसी चीज के बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। चलिए हमने ये देख लिया, मान लीजिए ये तरल पदार्थ निकला। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि सर जैसे ही भोजन अमाशय में प्रवेश करेगा, जैसे ही भोजन अमाशय में जाएगा, अमाशय में उपस्थित पाइलोरिक ग्रंथियों से, कहां से, पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या निकलेगा बच्चों, ये जो लिक्विड है, क्या निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ। अब ये जो तरल पदार्थ है बच्चों, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। यानी कि
सर जैसे ही भोजन अमाशय में प्रवेश करेगा वैसे ही अमाशय में उपस्थित पाइलोरी ग्रंथियों से या जठर ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ निकलता है। कौन सा तरल पदार्थ? यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, यानी कि जठर रस बनकर निकल कर आएगा। अब बात कर रहे हैं भोजन के रेफरेंस में। चलिए भोजन को जानते हैं बच्चों। अमाशय में भोजन क्या होता है कि 3 से 4 घंटे तक, कितने समय तक? 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। कहाँ पे? अमाशय में। और इतने समय में क्या होता है इसका पाचन। यानी कि अगर प्रश्न ये आ जाए कि अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, तो 3 से 4 घंटे तक। या अमाशय में भोजन जो उसकी प्रोसेस होती है पाचन क्रिया की, उसमें कितना टाइम लगता है? 3-4 घंटे। क्या ये बात समझ में आ गई? अगला स्टेटमेंट ये भी समझ में आ गया था कि सर जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचेगा तो अमाशय में उपस्थित पाइलोरी ग्रंथियों से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? जठर रस। ठीक है, चलिए एक चीज़ और समझते हैं बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो दीवार है, इसका नाम है स्टमक बॉल, यानी कि अमाशय झिल्ली। अमाशय झिल्ली। ठीक है बच्चों। फिर होता क्या बच्चे, इस अमाशय झिल्ली के ऊपर एक और पतली लेयर है। चलिए, यानी कि तो एक तो हो गई थी अंदर वाली अमाशय झिल्ली। अब एक और मैंने नई बनाई है और इसका नाम है बच्चों मूकस लेयर। चलिए गाइस, अब आप बात करते हैं मूकस लेयर का क्या होता है। बच्चों मूकस लेयर क्या करती है? ये रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? ये अमाशय झिल्ली की। यानी कि अमाशय झिल्ली स्टमक बॉल के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मूकस लेयर। और मूकस लेयर का काम क्या होता है कि स्टमक बॉल को या अंदर वाली झिल्ली की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। और ये रक्षा किस चीज से करती है बच्चों? ये रक्षा करती है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करती है मूकस लेयर किसकी? स्टमक वॉल की। सर ये HCl क्या है बच्चों? ये जो तरल पदार्थ निकल कर आया है ना, जो आपका जठर रस है, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है, जिसको हमने हिंदी में क्या नाम दिया? जठर रस। इसी जठर रस में पाया जाता है HCl। और ये HCl क्या कर सकता है? इसको स्टमक वॉल को डैमेज ना कर दे। इसी वजह से मूकस लेयर इसकी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए यदि किसी कारण HCl क्या हो जाए बच्चों? ज़्यादा हो जाए, HCl की मात्रा क्या हो जाए बच्चों? बढ़ जाए, तो ये HCl क्या काम करेगा? यहाँ पे जाके इसको क्या कर देगा बच्चों? डैमेज कर देगा या नष्ट कर देगा। ठीक है, HCl यहाँ पे वॉल पे जाके, अगर HCl ये कब होगा? जब HCl बहुत ज़्यादा बनेगा, तब HCl बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अगर बन जाएगा तो HCl क्या काम करता है बच्चों? ये मूकस लेयर को ब्रेक करके स्टमक बॉल को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये भी कब कंडीशन होगी? जब HCl ज़्यादा सिक्रेट होगा। तब ऐसे में ये जो बीमारी होगी, इस बीमारी को आप हिंदी में नॉर्मली आप फोड़ा कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको हम अल्सर कहते हैं। तो प्रश्न था कि अल्सर बीमारी का, या अल्सर जो डिसीज़ है, ये जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, इस डिसीज़ का रिलेशन किस चीज़ से है बच्चों? स्टमक से। तो अल्सर बीमारी कहाँ होती है? स्टमक वॉल पे होती है। किसके कारण? सर HCl के ज़्यादा सिक्रेशन होने से HCl मूकस लेयर को नुकसान पहुंचाते हुए अमाशय झिल्ली को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वहाँ पे क्या बन जाता है? फोड़ा टाइप का बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? अल्सर। बात समझ में आई गाइस? यानी कि HCl के ज़्यादा सिक्रेशन होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? फोड़ा, यानी कि अल्सर हो सकता है। या फिर दूसरी डिसीज़ है एसिडिटी। यानी कि सर अल्सर और एसिडिटी होने का मेन कारण क्या है बच्चों? HCl की ज़्यादा सिक्रेशन होना, यानी कि HCl का ज़्यादा बनना। अब प्रश्न ये है कि सर HCl ज़्यादा बनता क्यों है? HCl ज़्यादा क्यों बनता है, समझ जाएंगे इससे कि HCl ज़्यादा क्यों बनता है। तो बच्चे इसके ना 3 कारण हैं। हर्बी, बर्बी और कर्बी। जबकि किसी भी डिक्शनरी में बच्चों ऐसा कोई भी लफ्ज नहीं है कि हर्बी, बर्बी, कर्बी। केवल आपको एज ए ट्रिकली समझाने के लिए मैंने ये काम किया। यानी कि आप आज से अगर कोई ये पूछे कि हमारे स्टमक में HCl की मात्रा
क्यों बढ़ सकती है, फिर HCl ज़्यादा सिक्रेट कब किस किस कंडीशन में होता है, HCl ज़्यादा कब बनता है। हर्बी का मतलब है जल्दबाजी, जल्दबाजी करना, यानी कि मान लीजिए आपको किसी से मिलना हो और आपको बहुत एट ए टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है तो बहुत जल्दी करेंगे, या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आपको उसकी न्यूज़ मिले, आप भाग के जाएं वहाँ पे, ठीक। जब भी मतलब अगर आप कोई भी काम हपड़ दपड़ में जल्दबाजी करेंगे तब ऐसे में क्या होता है कि आपका HCl ज़्यादा सीक्रेट होगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने में। देखिए बर्बी मतलब समझ लीजिए टू बरी, यानी कि चिंता करना। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, सपोज दैट आपका कहीं पर इंटरव्यू है और आप इंटरव्यू कक्ष में जाने से पहले जब बाहर की जो सिचुएशन होती है कि यार पता नहीं क्या पूछेंगे, तो वो जो इंटरनल फीलिंग्स आती है, समझने मेरी बात, तो बच्चे ऐसे में भी क्या होता है, हमारा HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है। कर्बी का मतलब क्या बच्चे, कर्बी का मतलब है मान लीजिए ऑयली थिंग्स खाना, तेल, ये देखिए कर्बी एक फिश का होती है, उसमें चर्बी बहुत होती है, तो एक्चुअली क्या होती है कि चर्बी वाली चीज़ें, तेल की चीज़ें अगर ज़्यादा खाएंगे तब भी क्या होगा, हमारा HCl ज़्यादा सीक्रेट होगा। एक बार मैं पूरा ग्राफ समझा देता हूँ बच्चे। स्टमक में, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, उसके बाद में पाचन हो जाता है इसका। उसके बाद में आपने देखा सर यहाँ पे 2 लेयर हैं, एक स्टमक वॉल है और एक मुकस लेयर। तो मुकस लेयर का काम ये होता है, ये HCl से आपका स्टमक लेयर की क्या करती है, रक्षा करती है। यदि HCl ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो इससे क्या होगा बच्चों, HCl के ज़्यादा सीक्रेट होने से ये इस बॉल को जाके क्या कर देगी, नष्ट, और नष्ट होने पर एक बीमारी हो जाती है जिसको हम फोड़ा या अल्सर डिसीज कहते हैं, या फिर क्या हो जाती है, एसिडिटी। HCl ज़्यादा क्यों, किन किन कंडीशन में बन सकता है, मान लीजिए आप किसी रोड के बराबर से जा रहे हैं, बिल्कुल बराबर से ट्रक होके जाए आपके, बिल्कुल जस्ट पास से, कहते हैं ना ओ माय गॉड बाल बच गए, उस टाइम पर भी क्या होता है ना, दिल जो घबरा जाता है वगैरह, तो उसमें भी क्या होगा, आपका HCl ज़्यादा सीक्रेट होगा। तो HCl के ज़्यादा सीक्रेट होने के जल्दबाजी, चिंता और ऑयली प्रोडक्ट खाने से क्या होता है, HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आपने ये सीखा था सर, जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में उपस्थित पाइलोरी ग्रंथियों से क्या होता है बच्चों, जठररस निकलता है। चलिए बात करते हैं किसके रेफरेंस में, जठररस के बारे में। तो जठररस में एक्चुअली में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें होगा वाटर, यानी कि पानी, ठीक है। और आपसे पूछा जाए जठरस का pH मान कितना होता है, 0.9 से लेकर होता है 1.5 तक। ये क्या है बच्चों, pH मान, जठरस का pH मान कितना है, 0.9 से लेकर 1.5 तक, या फिर ये कह सकते हैं 1 से लेकर 2 तक। आई होप ये समझ जाएंगे। तो अब हमने क्या सीख रहे हैं यहाँ से, जठरस के बारे में। सर जठरस में पानी की जो परसेंटेज होती है 97 से लेकर 99% तक होती है। अब ये कैसे सीखना है, इसका काम क्या होता है बच्चों, जठर आपका वाटर का जो काम होता है बच्चे, वाटर का काम ऐसे समझ लीजिए, चलिए मैं आगे समझाता हूँ इन सबको। फिलहाल ये है कि इसमें क्या है, वाटर है जठरस के अंदर, इसके अंदर आपको एसिड मिलेगा देखने के लिए, यानी कि अम्ल देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, और इसमें होगा गैस्ट्रिक लाइपेज। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम क्या, जठरस के बारे में। चलिए इसको पढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो हम किस पे बात करने वाले हैं अब, जठरस के रेफरेंस में। तो बच्चों जठरस में एक्चुअल में है क्या क्या, इसमें देखो सबसे पहले होता है एसिड, यानी कि अम्ल। उसके बाद में आपको इसमें देखने को मिलेगा एंजाइम्स, और हमें इसमें देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक लाइपेज, और इसमें हमें देखने को मिलेगा बच्चों वाटर। चलिए बच्चे एक एक करके 1 बाय 1 करके हम इन पे फोकस करते हैं। तो गैस्ट्रिक लाइपेज में देखिए, गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं पानी पे बात कर रहा हूँ। तो बच्चे पानी की जो मात्रा है यहाँ पे देखिए 97 से लेकर 99% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है।
और इसकी pH वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी कितनी होती है बच्चों, pH वैल्यू इसकी थी 0.9 से लेकर 1.5 तक, या फिर ये कह सकते हैं 1 से लेकर 2 तक। ठीक, अब पहला पॉइंट आपने ये सीख लिया कि सर जठर रस के अंदर 97 से 99% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। वाटर का काम क्या होता है बच्चों, फूड को डिसॉल्व करना, यानी कि जो आपका गैस्ट्रिक जूस में, आमाशय में फूड को डिसॉल्व कौन करता है बच्चों, वाटर करता है। फूड को डिसॉल्व करना का मतलब क्या है, चलिए अब ऐसे सीख लीजिए। यानी कि सब वाटर होता है 97 से 99%। इसका फंक्शन ये है कि ये फूड को डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व करने का मतलब ये है, उदाहरण के तौर पे कि ये आपका आमाशय है और आमाशय के अंदर जब आपका वाटर होगा तो वाटर में क्या हो रहा है, जैसे ये खाना आया सपोजेट, तो ये वाटर क्या कर दे रहा है, इस खाने को कैसा क्या कर दे रहा है, घोल दे रहा है। डिसॉल्व का मतलब घोल देना। देखो यहाँ पर ऐसा खाना था और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, देखो खाने को भी घोल दिया है, जिससे अब आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक किया जा सके, जिसको आसानी से उसको पचाया जा सके। तो पानी का काम है फूड को डिसॉल्व करना। उसके बाद में है एक आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है बच्चों, फैट यानी कि वसा का पाचन करता। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है बच्चों, वसा का पाचन करता है। फैट यानी कि वसा का पाचन करता है। अब हम बात करेंगे किस पे, चलिए एसिड पे। सबसे पहले चलिए आप एसिड समझ लीजिए। एक्चुअली क्या ना, एक फ्रेमिंग लेकर आ रहा हूँ, उस हिसाब से समझा रहा हूँ। एसिड जो आपका, अगर इसमें एसिड है बच्चे, वो होता है HCl। कौन सा है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। पहली चीज आपने सीखी कि सर एक एसिड भी पाया जाता है जठर रस में, जिसको किस नाम से जानते हैं, HCl। तो यहां से पॉइंट याद रखेंगे, एकमात्र एसिड जो पाचन क्रिया में भाग लेता है। तो ऐसी HCl क्या है बच्चों, कि क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य की पाचन क्रिया में भाग लेने वाला कौन सा आपका एसिड है, तो वो एकमात्र कौन सा एसिड है, केवल ओनली फॉर HCl। तो HCl एकमात्र ऐसा एसिड है जो मानव की पाचन क्रिया में भाग लेता है। ठीक, अब देखते हैं कि सर इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, यानी कि इसका कार्य क्या है बच्चों। चलिए अगर हम कार्य पे बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला काम है बच्चों, ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। यानी कि भोजन का जो मीडियम है उसको कैसा कर देता है, ये एसिडिक कर देता है। यानी कि जब भोजन इसमें मिलेगा तो भोजन कैसा हो जाएगा, तेजाबी, अम्लीय हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, भोजन को सड़ने से बचाता। HCl क्या काम करता है बच्चों, आपके बॉडी में, आपके पेट में भोजन को सड़ने से भी क्या करता है, ये उसको बचाता है। थर्ड पॉइंट में भोजन की हड्डियों को गलाता। भोजन की हड्डियों को गलाता, इसका मतलब क्या बच्चों, ये सीख लीजिए। अगर आप मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप मान लीजिए चिकन मटन वगैरह खाते हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई नॉन वेज खा रहे हैं, उसमें कोई भी हड्डी का पार्टिकल आपके कहाँ पे चला जाए, स्टमक में चले जाए, तो वो जो हड्डी है वो तो मतलब ब्रेक नहीं होगी ना, टूटेगी नहीं हड्डी। तो उस हड्डी को भी गलाने का काम कौन करता है बच्चों, उसको गलाने का काम करता है HCl।
क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये भोजन की हड्डी को गलाता है। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा होगा सर बच्चों में 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206, कि कभी वो जो 300 से 206 इसी ने गला दी, ये वो नहीं गला रहा है। जो आप खाते हैं ना चिकन मटन वगैरह, उनको गलाता है। ठीक, चलिए उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। हानिकारक बैक्टीरियाज यानी कि जीवाणु और वायरस यानी कि विषाणु को नष्ट। कैसे समझेंगे? एसिल क्या काम करता है कि अगर आपने जो भोजन खाया है, यदि उस भोजन में हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस यदि अगर गए हैं आपके स्टमक में, तो उनको भी क्या काम कर देगा? एचसीएल उनको नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जबकि आपने देखा था सैलाइवा में लाइसोजाइम क्या करता था? केवल बैक्टीरियाज को, तो टोटल वहां पर नष्ट नहीं होते थे, क्योंकि कुछ लोग तो डायरेक्ट निकल लेते हैं खाने को। बात समझ में आ गई यहाँ से? तो जर्नली कि पूर्ण से क्या काम करेगा कि एचसीएल आपके बैक्टीरियाज और वायरस को क्या करता है बच्चों? नष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में इसमें ये है पेप्सिन प्लस रेनिन एचसीएल की उपस्थिति में ही वर्क करते हैं, अर्थात देखिए जो मैंने लास्ट का पॉइंट लिखा भी, चलिए इसको मैं बाद में समझाता हूँ। भी पहले यहाँ पर आते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एंजाइम्स क्या है। तो जनरली एंजाइम्स ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि एंजाइम्स क्या है बच्चों। एंजाइम्स प्रोटीन्स के ही पार्ट हैं, यानी कि एंजाइम्स किस चीज से बने हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। अगला पॉइंट, इसको हमारे शरीर की क्या कहा जाता है? लेबर। अगर आपको याद होगा तो कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कि देखिए एंजाइम्स हमारे शरीर की लेबर, आर्मी, मजदूर, इनको हम कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में? एंजाइम्स के रेफरेंस में। अब ये एंजाइम्स हैं किसमें सर? ये किसमें पाए जा रहे हैं? जठर रस के अंदर पाए जा रहे हैं, जो एंजाइम्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एंजाइम यहां लिख रहा हूं बच्चों, उसका नाम है रेनिन एंजाइम। चलिए देखते हैं बच्चों रेनिन एंजाइम करता क्या है। दो एक बात सुनो, मनुष्य की जो पाचन क्रिया ना वो दो तरह से होती है। एक होती है बच्चों रासायनिक और एक होती है केमिकल। ठीक, चलिए, अरे रासायनिक केमिकल तो एक ही हो गया, अभी बात करेंगे इस पे भी। तो जनरली क्या है यहाँ पे रेनिन समझा रहा हूँ, रेनिन एंजाइम का काम। तो जो रेनिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन, अब वो भी कौन सी? मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसिन। कैसिन का पाचन करता है। और ये क्या करता है? कैसिन को पैराकैसिन में तोड़ता है। चलिए आप ये बात जान लो, यानी कि सर एक रेनिन एंजाइम है, और एंजाइम क्या होते हैं सर? ये प्रोटीन होते हैं और ये हमारे शरीर की लेबर होती है। इस रेनिन का क्या काम है बच्चों? ये मिल्क प्रोटीन, मतलब दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? कैसिन प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए कैसिन प्रोटीन किस चीज में पाई जाती है, तो कैसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ठीक, अब कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है, मतलब कैसिन प्रोटीन को पैराकैसिन में तोड़ता है। कौन तोड़ता है बच्चों? आपका रेनिन। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे,
ये बच्चों में ज़्यादा सिक्रेट होता है। सिक्रेट का मतलब तो आई होप समझ ही चुके होंगे अब तक, यानी कि बच्चों में ज़्यादा बनता है। आप एक बात सुने, पाचन मान लीजिए जैसे बच्चों ने दूध पिया, माँ का दूध पिया, वो दूध इतना पतला है कि वो तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, उसका पाचन ही नहीं हो पाएगा। तो वो क्या काम करता है, रेनिन ना बच्चों में दूध को दही में बदल देगा, जिससे कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉलिड टाइप का हो जाएगा, फिर उस पर पाचन क्रिया होना सही होगी। ठीक है, तो रेनिन जो एंजाइम है वो ज़्यादातर मुख्य रूप से कंपेरेटिव टू अडल्ट्स किस में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा सिक्रेट होता है। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, ओल्ड एज में सिक्रेट होना बंद या फिर कम। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, 50-60 साल के बाद में क्या होता है बच्चों, ये वाला हमारे शरीर में बनना क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। अगर आपसे एक प्रश्न आ जाए कि डॉक्टर ओल्ड अवस्था में दूध ना पीने की सलाह क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम की जो मात्रा है वो बनना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है या फिर कम हो जाती है, जिससे कि ओल्ड एज में जाके दूध का पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता बेहतर तरह से। बात समझ में आ गई यहाँ से। जब दूध का पाचन डाइजेशन नहीं होगा तो पेट कैसा होगा, खराब रहेगा और उससे दूसरी बीमारियां बढ़ जाएंगी। इसीलिए डॉक्टर क्या मना करता है, ओल्ड स्टेज में जाके दूध को मना करता है, ओनली फॉर दैट इज, क्योंकि सर रेनिन क्या होता है, जर्नली ये बाल्यावस्था में ज़्यादा सिक्रेट होता है कंपेरेटिव टू ओल्ड एज में। ठीक है, चलिए ये भी सीख लिया। एक पॉइंट और समझ लीजिए, कैसिन, पी का मतलब है प्रोटीन। कैसिन प्रोटीन मदर मिल्क में ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि कैसिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा कौन किसके दूध में पाई जाती है, देखो गाय बैल इन सब चीज़ में, कि गाय के में या फिर भैंस के में, माँ के में, बकरी के में। तो जर्नली अगर आ जाए तो कैसिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होती है, मदर मिल्क में। मदर डेयरी का दूध नहीं है, माँ के दूध की बात चली यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आपने सीखा सर रेनिन जो एंजाइम है ये मिल्क प्रोटीन कैसिन का पाचन करता है और ये कैसिन को पैरा कैसिन में तोड़ता है और ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है जबकि बड़ों में कम पाया जाता है। और कैसिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, मदर मिल्क में पाई जाती है। अब एक है हमारे पास में पेप्सिन एंजाइम। अभी क्या पढ़ा था आपने, रेनिन, और अब दूसरा कौन सा है, पेप्सिन एंजाइम। बच्चों ये क्या करता है, ये भोजन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन करता है। और जनरली अडल्ट्स यानी कि वयस्क में ज़्यादा पाया जाता है ये। चलिए गाइस, अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर दो हमारे पास में एंजाइम्स हैं, एक पेप्सिन एंजाइम और एक रेनिन। पेप्सिन क्या कर रहा है सर, ये भोजन प्रोटीन जैसे मान लिया आपने पढ़ा होगा ना सोयाबीन, कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, सोयाबीन में। तो सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन है उसको हम भोजन प्रोटीन कह रहे हैं। तो इस टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं, जो भोजन में पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन को क्या करता है बच्चों, पेप्सिन, ये पेप्टोन्स में यानी कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में तथा पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन करता है। और ये ज़्यादा किस में पाया जाता है, बड़ों में ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू किड्स, बच्चों में कम होता है। ठीक, और जर्नली दोनों यानी कि यहाँ से ध्यान से देखेंगे बच्चे, चाहे फिर वो रेनिन हो या पेप्सिन, दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो जनरली वैसे दोनों करते क्या हैं बच्चे, दोनों करते हैं प्रोटीन का पाचन। समझ में आइए यहाँ से, यानी कि सर हाँ, पेप्सिन भी और रेनिन भी कर तो प्रोटीन का ही पाचन है। देखो ये भी प्रोटीन, चाहे वो मिल्क की प्रोटीन हो या भोजन की प्रोटीन है प्रोटीन ही। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं सर, प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं।
ठीक है बच्चे। चलिए गाइस, तो ये आपने क्या सीख लिया यहाँ से, जठररस सीख लिया। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टमक यानी कि अमाशय। तो पहला प्रश्न मेरा यह है बच्चे कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, फैट मतलब बसा। जरा ये बताइए कि स्टमक यानी कि अमाशय में किस चीज का पाचन होता है, किस चीज का पाचन नहीं होता। क्या अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? तो याद रखेंगे, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट हो गया था? माउथ कैविटी, मुख गुहा से। और कौन से एंजाइम ने किया था? टाइलिन एंजाइम ने। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टमक में नहीं होता। अगर हम बात करें प्रोटीन के रेफरेंस में, तो प्रोटीन का आपने देखा कि पेप्सिन और आपका रेनिन ये कहां पे पाचन कर रहे हैं? स्टमक में। यानी कि प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अगर आप फैट की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है बच्चों? फैट का पाचन कर रहा है, तो उसका मतलब बसा का। तो हमारे शरीर के अमाशय में बसा और प्रोटीन का तो पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए गाइस, तो ये हमने सीखा क्या? अमाशय में पाचन, कि अमाशय में किस तरह से बच्चों पाचन होता है और किस तरह से पाचन की जो क्रिया परफॉर्म होती है। अब हम यहां से शुरुआत करेंगे किसके बारे में बच्चों? कि डाइजेशन इन स्मॉल, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन। चलिए गाइस, तो वो अगली क्लास में देखते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, टेक केयर।